नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है। जो भी इस बार अपना महाराष्ट्र के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को देने वाले हैं एलएलबी प्रोग्राम के लिए, जो कि आपका 3 साल का प्रोग्राम है। जनरल कोर्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि कोई इंटीग्रेटेड कोर्स है। ये एलएलबी जो आपका होता है, यानी कि बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि अगर आपको लॉ कोर्स के अंदर बैचलर की डिग्री चाहिए महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर आता है, ऐसे जो भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिन भी यूनिवर्सिटी की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर, तो उसमें जो एलएलबी का कोर्स है उसके लिए आपका महाराष्ट्र में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, इस बार जो 23 के अंदर 2023 के अंदर आपका ये जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आज रिलीज़ हो गए हैं। यानी कि आप 15 मार्च 2023 से इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी आपको जो है 25 मार्च बोली गई है। यानी कि आपके पास 10 to 11 डेज़ का टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। आप इसको इन दिनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है उसी से रिलेटेड होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो है विंडो खोला हुआ है मैंने। इसमें आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे MAH LLB 3 ईयर। तो ये 3 ईयर का जो कोर्स है उसके लिए फॉर्म की बात हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगा। यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा कि 15 से 25 मार्च तक जो है आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्राउज़र में सारी डिटेल और रजिस्ट्रेशन का सारा कुछ मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद हम आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सारा कुछ इस कोर्स के बारे में जानने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा हम इस वीडियो में जो है करने वाले हैं। मेन आपको बता देता हूँ, ये एक फ़ाइल है। इस फाइल के अंदर सारा कुछ बताया हुआ है कि आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग और कैसे ये सारा प्रोसेस जो है करना होगा। अब देखिए, इसमें पूरा सारा प्रोसेस है। ये इंडेक्स जो है इसको मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि मैं बताऊँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 18 पेज की फाइल है। इसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन, OTP और रजिस्टर्ड कैंडिडेट को क्या करना होगा, एग्ज़ाम सेंटर आप कैसे चूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और एक ID प्रूफ देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के अंदर। और फाइनली ये सब जब अपलोड कर देंगे आप फॉर्म फिलिंग के बाद, आपको एक प्रीव्यू लेना होगा अपने फॉर्म का, जब आपको चेक करना होगा कि आपने सारी डिटेल जो डाली है वो सही है कि नहीं। अगर उसमें कुछ भी अपडेट होगा, एडिट होगा, तो आप तब कर सकेंगे फॉर्म फिलिंग करने के बाद। हालांकि फ़ीस पेमेंट होने से पहले पहले का एक प्रोसेस रहता है। फ़ीस पेमेंट होने के बाद आपका इसमें कुछ चेंज नहीं होता। फाइनली उसके बाद आपको जो है फॉर्म का प्रिंट लेना होता है और डिवाइस में सेव करना होता है अपने। आगे जो है आपसे जब मांगा जाएगा कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, ये मांगा जाएगा जब एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, तब आपको जो है ये चीज़ देनी पड़ती है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है, वही मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। मेन आपको देखिए, सबसे पहले वेबसाइट पे आएंगे आप। वेबसाइट पे आके MAH CET LLB के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, दोनों वैलिड होने चाहिए, जिससे कि आगे जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे आ सके। एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम रिजल्ट और काउंसलिंग से रिलेटेड सारा कुछ जो है वो आपके इन्हीं वैलिड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आता है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसका साइज़ जो है 50 KB के अंदर अंदर होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का। और JPG और JPEG फॉर्मेट हो सकता है उसका। सेम इसी तरीके से आपको सिग्नेचर के लिए भी बोला गया है। और एक ID प्रूफ आपको देना पड़ेगा। मेन बात बता दूँ, ये चीज़ आपको एक बात याद रखनी है कि इनका फॉर्मेट सेट कर लेना है। जैसा बोला गया, अगर आपकी इमेज का साइज़ ज़्यादा है तो उसको कम करके इसके अंदर लाना है, जितना यहाँ लिखा हुआ है इस हिसाब से अपने फॉर्मेट को सेट करना है। देखिए, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब फर्स्ट टाइम यूज़र हैं वेबसाइट पे, LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर आप पहली बार, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे मैंने बताया, ये इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आएगी। इस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारे पास न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्क्रीन आ जाएगी, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरीके से फिर आपको देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपके सामने ये कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, आपको यहाँ पे टिक करना होगा यहाँ पे। उसके बाद आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, इस तरीके से आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, अपना जेंडर और अपना रिलीजन, और ये रिलीजन, मदर टंग, ये सारा कुछ आपको डालना है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से आप डिटेल फिल करेंगे। एंड में आपको इसी के अंदर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा अपना। उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए अल्फ़ाबेट का, और आपके नंबर्स हो सकते हैं, और एक
स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ अंडरस्कोर और हैशटैग, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ करना है अपने पासवर्ड के अंदर। इन 4 चीज़ों से मिलाकर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का हो सकता है। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा आता है उसको डाल के सेव करेंगे। फाइनली आपको एक OTP वन टाइम पासवर्ड, आपके वन टाइम पासवर्ड मतलब एक समय ही चलता है वो पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आता है जो आपने डाला है। उसके ऊपर जैसे ही वो पासवर्ड आता है वो आपको यहाँ डाल के वेरीफाई करना होता है। फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। हालांकि जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है तो उनको साइन इन करना होता है। साइन इन के लिए उनको सेम अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होता है। हालांकि कोई कैंडिडेट भूल जाता है तो उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, आप अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर अगर आप भूल गए हैं तो उसको भी आप आसानी से पा सकते हैं, यानी आप वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हालांकि देखिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको इस तरीके से फील्ड्स आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी, स्टेप्स रहते हैं आपके। ये स्टेप, इतने स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा। देखिए कंप्लीटेड लिखा है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा हुआ है कि कंप्लीट हो चुका है। बाकी चीज़ जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का सारा प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने भी फाइनली रजिस्ट्रेशन करा है, फॉर्म फिल अभी करने वाले हैं। इसी तरीके से आपको देखिए, आप फॉर्म फिल में सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी आपकी कैंडिडेचर, मतलब आपका होता है कि आप कौन से स्टेट से हैं वो पूछा जा रहा है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप वो बता देंगे। महाराष्ट्र में भी 5 टाइप हैं कैंडिडेट के लिए, टाइप ABCDE, पांचों टाइप आप देख सकते हैं। मैंने जो वीडियो बताया था LLB का, उसमें सब बताया था कि कौन कौन जो है टाइप A में आएगा, टाइप C में आएगा, E में आएगा, वो सब बताया था। OMS यहाँ पे आपका आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए बात हो रही है। अब देखिए, आउटसाइड महाराष्ट्र तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी होता है, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। इसमें भी उनके पास वो है कि जो स्टूडेंट, जो लोग अपना जम्मू एंड कश्मीर में परमानेंटली वहाँ से इंडिया के अंदर शिफ्ट हो गए हैं किसी ना किसी स्टेट के अंदर, उनके लिए ये है। तो पूरा डिटेल आपको वहाँ उस नोटिस में मिल जाएगा जो उस वीडियो में बताया हुआ है LLB से रिलेटेड। मेन बात बता दूं, यहाँ पे आप जैसी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा 10-12 की मार्कशीट की डिटेल, वो सब आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कैटेगरी डिटेल आपको डालनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है, SC ST OBC EWS, जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ भरनी होगी। नेम नेक्स्ट आपसे पूछ लेंगे ये लोग कि कास्ट का नाम आप जैसे बता देंगे। अगर आप बोलते हैं कि आपके पास, आप जैसे EWS से आएंगे तो आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, वो सब पूछा जाएगा। अगर आप बोलेंगे EWS ST ऐसी कैटेगरी से होंगे तो आपको उनके सर्टिफिकेट नंबर्स और वो सारे डिटेल्स जो है देने पड़ेंगे। डिसेबिलिटी स्टेटस आपको बताना है कि आप PWD कैंडिडेट में है या नहीं है। अगर आप है तो आपको बताना है किस तरह की डिसेबिलिटी है, सारा कुछ आपको ये सब बताना पड़ेगा। अगर अदरवाइज़ नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जैसे आपसे पूछी जा रही है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। तो आप जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से जो ऑप्शन आपको लगेगा वो आप चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन आपका हो जाता है बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री हो जाता है किसी भी कोर्स के अंदर। इस तरीके से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में अपना 10th 12th और एक ग्रेजुएशन, इन तीनों की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जैसे कि आप अपना 10th के मार्क्स बता देंगे, 12th के और ग्रेजुएशन के मार्क्स बताएंगे। यहाँ पे कितने में से कितने मार्क्स आपके आए वो आपको परसेंटेज में बताना है। यहाँ पे कौन से बोर्ड से आपने किया और क्या बोर्ड का नाम था, कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, उस कॉलेज का क्या नाम था, वो सब आपको बताना है। जैसे आप देख भी रहे हैं, भारतीय विद्यापीठ पुणे यहाँ पे लिखा आ रहा है। एक ग्रेजुएशन में BCS में किसी ने ग्रेजुएशन करी है इस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो ये आपको नाम भी यहाँ पे डालना पड़ेगा और साथ में ईयर आपको बतानी है कब आपने ये चीज़ करी। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ होगा। और इस तरीके से आप उसके बाद देखिए, जैसे ही आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देंगे उसके बाद आपको सेंटर सिलेक्ट करना है अपना। मैक्सिमम 3 सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नागपुर और अमरावती, और इस तरीके से आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आपको सेंटर जो है चूज़ कर लेने हैं, आपको जहाँ एग्ज़ाम देना है। आप मान लीजिए 3 सेंटर की चॉइस इसलिए मिलती है, जैसे कि अगर पहला सेंटर में अगर सीट फुल हो जाती हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म लेट अप्लाई होने की वजह से, तो या फिर कोई और कारण की वजह से, तो आपको दूसरा सेंटर दे दिया जा सके। इसलिए फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट के लिए, और आपको एक ID प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, पैन कार्ड आप दे सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक आपको ID प्रूफ की जो है डॉक्यूमेंट लगाना है। यहाँ पे उसको, यहाँ पे इसको आप इस वाले बटन पे क्लिक करके आप उसे अपलोड कर पाएंगे आसानी से। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये किसी स्टूडेंट ने अपना पैन कार्ड जो है अपलोड करा है,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो बनता है आपका पैन कार्ड, वो यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया, इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से अप्लाई करना होगा। आप ज़रूरी नहीं है पैन कार्ड दें, कोई भी एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं, हालांकि वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और एक जो फॉर्म जो इन्होंने साइज़ बोला है उस साइज़ के अंडर अंडर होगा अगर, तो वो आसानी से अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फाइनली अपने फॉर्म को चेक करना है, एक एक डिटेल, कुछ भी अगर करेक्शन हो यहाँ पे आपको एक पेंसिल का ऑप्शन हर एक फील्ड के आसपास देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है आपको, ये देखिए स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ और क्लियर करके, देखिए ये, तो इसको भी आप क्लिक करके यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। हालांकि पेमेंट करेंगे जब इसके बाद, अब देखिए कुछ करेक्शन होगा आप कर लेंगे, अदरवाइज़ आप पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट, और आपको जो भी फ़ीस बोली जाएगी येस पे टिक करके आपको फीस, जैसे यहाँ पे 800 बोली जा रही है तो 800 यहाँ पे आपको पे करने हैं। अभी 800 इसलिए बोली गई क्योंकि मैं टाइप ए कैटेगरी में आता हूँ, बट मेरी ओरिजिनल कैटेगरी ओपन है, तो ओपन कैटेगरी के लिए 800 फीस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिजर्वेशन कैटेगरी जो कि महाराष्ट्र स्टूडेंट हैं उनके लिए ही सिर्फ आपको जो है यहाँ पे रिजर्वेशन है, यानी कि फ़ीस में डिस्काउंट है, फ़ीस में छूट है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को। इस तरीके से आप फ़ीस पेमेंट कर पाएंगे अपनी, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी हो सकता है आपका, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आपके पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, और आपका जो भी गेटवे है पेमेंट के, उनमें से किसी से भी आप जो है आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्यूआर कोड, यूपीआई, फ़ोन पे, कार्ड, नेट बैंकिंग। आपको अगर नहीं पता ये सब चीज़ें होती क्या हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे बताया भी हुआ है आपको कि अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कार्ड की डिटेल डालनी है, सीवीवी डिटेल डालनी है। सीवीवी नहीं पता तो आप कार्ड पर देखेंगे, अपने एक जो आपका कार्ड होगा उस पर एक सीवीवी नंबर होता है, उसकी डिटेल डालनी होती है। तो इस तरीके से सारा कुछ जो है अपना आसानी से हो जाता है, बिना कुछ भी आपका लॉस हुए एकदम अच्छे से पेमेंट ऑनलाइन हो जाती है, बिना किसी रिस्क के। इस तरीके से आप पेमेंट आसानी से जो है अपनी कर पाएंगे। फाइनली पेमेंट होने के बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेके सेव करना होता है। जैसे ये फॉर्म आ गया आपका, सबमिटेड फॉर्म है, तो इसको आपको ज़रूर प्रिंट आउट लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर ही, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको प्रिंट लेना होगा अपने फॉर्म का, और फाइनली उसको वो आपका सेव हो जाएगा डिवाइस में, और फिर वो बाद में आपसे मांगा जाए तो आप उसे आसानी से दिखा सकें। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। इसी को मैं जो है अब आपको करके भी दिखा देता हूँ वन बाय वन, एक एक चीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया MAH LLB के लिए कर रहा हूँ मैं। तो देखिए ये हमारे पास विंडो है, इसके अंदर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर रहा हूँ। इसमें मैं, क्योंकि मैं न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हूँ, स्टूडेंट हूँ, इस वजह से तो मैंने इस पर टिक कर लिया है, क्योंकि मैंने सारा रीड कर लिया था एक एक चीज़ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले अपना नाम डालूंगा। नाम आपका पूरा, अगर पूरा सरनेम के साथ आता है तो आप सरनेम के साथ डालिए, जैसा भी नाम आपका, अगर विदाउट सरनेम है तो विदाउट सरनेम डालना है आपको। आपके टेंथ मार्कशीट पे या फिर 12th मार्कशीट पे जैसा नाम होगा एज इट इज़ आपको डाल देना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है वहाँ पे कि आपको अगर आपकी गलती ना हो, बस कुछ भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते में, क्योंकि ये फॉर्म एक बार जब फीस पेमेंट हो जाता है उसके बाद कोई चेंज नहीं होता। हालांकि रजिस्ट्रेशन में अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं बाद में, लेकिन अगर आप जो है फिर भी एक बार सही से भरे तो इसमें ये रहेगा कि आपका टाइम बचेगा और बार बार जो है करेक्शन आपको करनी नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरीके से आपका नाम और सरनेम आप आ जाएगा। जिसका पहले सरनेम आता है वो सरनेम पहले लिखेगा अपना 10th 12th की मार्कशीट के हिसाब से। फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, अपना जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, कब आपका जन्म हुआ, फिर उसके बाद रिलीजन यानी आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कौन से जो है धर्म के हैं वो आपको बताना है। आपको अपना धर्म नहीं दिखता तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप उस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मदर टंग में भी आपको बताना है आपकी मातृभाषा, आपको अदर का ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। अर्बन और रूरल मतलब होता है आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो आपको यहाँ बताना है। फिर नेशनैलिटी बता देनी है, इंडियन, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा कंट्री आप वैसे भी नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि आपका इंडियन होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। फिर इस तरीके से आपको अपना यहाँ पे जो है एड्रेस डालना है। एड्रेस मतलब पता कि आप कहाँ रहते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको जो भी आपका पता होगा आपका पूरा एड्रेस प्रॉपरली आपको डालना है कि आपका क्या एरिया का नाम है, कौन सा ब्लॉक है, और क्या घर नंबर है, आपका हाउस नंबर, वो आपको डालना है। सेम इस तरीके से आपको अपना अपना कोई लैंडमार्क होता है, यानी कि आपके आसपास कोई ऐसी जगह होती है जिससे वो एरिया जाना जाता है, तो वो आप एड्रेस 2 लाइन में भी फिल कर सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से अपना सिटी का बता सकते हैं नाम,
तो देखिए सबसे छोटी चीज़ फिर बड़ी चीज़, इस तरीके से आपको आना है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए। सबसे छोटी चीज़ मतलब मैं आपको जैसे बताऊं कि यहाँ पे पहले आपका एरिया का नाम आ जाता है, फिर आपका उसके अंदर जो है फेज, यानी कि उसके ब्लॉक आप बता देते हैं, ब्लॉक कोई होता है वहाँ पे, तो इस तरीके से आपको जो है सब डिविजन्स करके अपने एड्रेस को पूरा भरना होता है। हालांकि फिर उसके बाद आपको स्टेट बताना होता है, कौन से स्टेट में ये एरिया आता है जहाँ पे आप रहते हैं। सेम इसी तरीके से आपको वहाँ का डिस्ट्रिक्ट, जिला बताना होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन में आसानी से दिख जाएगा। जिनका जिला नहीं होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर आपका जिला का ऑप्शन नहीं आता है, जिस स्टेट के अंदर जिला का ऑप्शन नहीं आएगा, वहाँ तालुका और विलेज का नाम डालना पड़ेगा, यानी गांव का नाम डालना पड़ेगा अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो। फिर आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड आपके एरिया का पिन कोड होता है, आपके एरिया का एक पिन कोड होता है जहाँ पे आप रहते हैं, उसका एक अलग पिन कोड होता है, वो आपको पता लग जाएगा आपके एड्रेस से ही। नहीं तो आप अपने आईडी प्रूफ में कहीं देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा आपका पिन कोड भी। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना डालना होता है। यहाँ पे आप यस टिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने जो ऊपर एड्रेस डाला है वो आपका जो है पर्सनल एड्रेस भी वही है, मतलब कि आपने जो ऊपर एड्रेस डाला है वही आपका अभी आज का भी एड्रेस है और वही आपका फिक्स एड्रेस है। हालांकि कुछ कुछ स्टूडेंट कैंडिडेट या लोगों का ऐसा रहता है कि उनका एड्रेस कंफर्म नहीं होता है, मतलब कि उनका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग होता है, तो उनको जो है उस हिसाब से यहाँ पे डालना पड़ता है। तो आप यस कर देंगे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, नहीं तो आप नो करके अपना पर्सनल एड्रेस भी डाल सकते हैं जो आप इस फॉर्म के लिए अलग से बताना चाह रहे हैं। इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको एक कैपिटल लेटर रखना है अल्फ़ाबेट का, एक स्मॉल लेटर रखना है ए टू जेड में से कुछ भी, और साथ में एक नंबर होना चाहिए कम से कम 1 to 9 और 0 के बीच में से कोई सा भी एक नंबर। और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, अंडरस्कोर, हैशटैग, या फिर आपका डॉलर का सिंबल हो गया, कोई भी ये सारे जो है ये आपके एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो आपको यूज़ करना है अपने पासवर्ड को क्रिएट करते हैं। मेन बात को आपको बता दूं कि जो आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस तरीके से आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। सिक्योरिटी पिन डालेंगे जैसा नीचे लिखा होगा वैसे ही, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप। फिर उसके बाद आपको एक OTP आएगा। ये हम रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए मेरे पास एक OTP आया है। OTP होता है 1 टाइम पासवर्ड, वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। आपको जो है आसानी से उसको यहाँ पे डाल देना है जैसा भी आपका पास आएगा। फिर आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा उसको आपको अपने डिवाइस में सेव करना है, जिससे कि आप बाद में जब लॉगिन करें अपने एप्लीकेशन पे तो आप आसानी से कर पाएँ। हालांकि इसके बाद में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आप ये जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है ये आपके LLB MAH LLB के लिए अप्लाई करने के लिए एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर है। मतलब कि आप इस एप्लीकेशन नंबर को जब भी डाला करेंगे तो उससे आप साइन इन हो पाए करेंगे अपने फॉर्म के लिए जो आपने फॉर्म भरा है या आप भरने वाले हैं। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइनली क्रिएट हो चुका है। हमारे को जो एप्लीकेशन नंबर अभी मिला था वो हमें यहाँ डालना होगा, और यहाँ पे हमने जो पासवर्ड क्रिएट करा उसे डाल के हम साइन इन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, आई कांट एक्सेस माई अकाउंट। इस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी अगर भूल गए हैं तो वो आपको दोबारा मिल जाएगा। बस आपको अपना नाम, अपना फादर का नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसा आपने रजिस्ट्रेशन में डाला सेम आपको डालना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप पासवर्ड भी भूल जाते हैं तो वो भी आपको आसानी से मिल सकेगा। तो इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फाइनली हमारा फॉर्म फिल करेंगे। देखिए ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉगिन वाली डिटेल गायब हो जाएगी अभी, और फाइनली हमारे पास ये वाला स्क्रीन बचेगा। देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये वाला जो है हमारे पास मेन डिटेल बचा है जो हमें फिल करना है। MAH CET LLB के लिए एग्ज़ाम के लिए 2023 के अंदर। देखिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट हैं जैसा कि मैंने बताया था। क्वालिफिकेशन डिटेल और फोटो सिग्नेचर अपलोड, इस तरीके से सारा कुछ जो है वो आपको अभी इनकम्प्लीट है। अब हम 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। आप अपने हिसाब से फिल करेंगे, ऐसा नहीं है जैसा फॉर्म में भरा जा रहा है वैसा भरना है आपको। आपको अपने हिसाब से भरना है, जैसे कि योर टाइप ऑफ कैंडिडेट श्योर, मतलब यहाँ पे ये है कि आप महाराष्ट्र में टाइप ABC कौन से कैंडिडेट में आते हैं। OMS वो हो जाएंगे जो आउटसाइड महाराष्ट्र होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। आपको इंडियन नेशनैलिटी यानी कि भारत से होना चाहिए, और एंड पासिंग ग्रेजुएशन, और आपका जो ग्रेजुएशन है वो महाराष्ट्र के अलावा किसी स्टेट से पास होना चाहिए, क्योंकि आपने OMS चुना यानी कि आउटसाइड महाराष्ट्र है, मतलब महाराष्ट्र के अलावा आप दूसरे किसी स्टेट से
आते हैं, यानी आप वहाँ से रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको डालना है। अब आपको पीडब्ल्यूडी के बारे में बताना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज आप नो करेंगे। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको बता देनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है आप या ग्रेजुएट हैं वो आपको बता देना है। ग्रेजुएट बैचलर में होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मास्टर हो जाता है किसी भी कोर्स के अंदर। अब देखिए, हैव यू पास्ड एसएससी और एचएससी प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिफोर द ईयर, आपने क्या अपना 1995 से पहले 1975 से पहले अपना 10th या 12th पास किया था किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको बताना है। तो हालांकि आपने नहीं किया होगा क्योंकि इतनी उम्र के बाद कोई कैंडिडेट अप्लाई शायद नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने किया हो तो आपको येस करना होगा वहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे एसएससी की डिटेल मांगी जा रही है, फिर एचएससी। मैं आपको बता दूँ, एसएससी मतलब 10th का डिटेल, फिर 12th का डिटेल आपको डालना है। ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल होगी। बोर्ड स्टेट बताना है, मतलब कि कौन से स्टेट का बोर्ड था वो आपको बता देना है, यानी कि दिल्ली स्टेट से था, हरियाणा स्टेट। स्टेट बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट बोर्ड भी होते हैं और सेंट्रल बोर्ड भी होते हैं आपके 10th 12th के लिए। तो स्टेट बोर्ड में आपका दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा जो भी आपका स्टेट बोर्ड होगा वो आ जाएगा। अदरवाइज़ आप जो है ऑल इंडिया से आपने करा होगा। सीबीएसई अगर आप सोच रहे हैं तो सीबीएसई ऑल इंडिया बोर्ड है, तो वो स्टेट बोर्ड नहीं है, तो वो ऑल इंडिया के ऑप्शन में आएगा। बोर्ड नेम में आपको सीबीएसई सिलेक्ट करना है अगर आपने सीबीएसई से किया है तो। हालांकि जो आपके ऑल इंडिया बोर्ड है वो आपके काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISC भी आपका है एक। इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। अगर आपको अपना बोर्ड का नाम नहीं दिखता है तो आप अदर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको 10th की डिटेल डालनी है, तो आपको बताना है कि आपके क्लास 10th में कितने में से कितने मार्क्स आए थे, वो आप इस तरीके से बताएंगे, ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। सीट नंबर आपका रोल नंबर है वो आपको डालना है। क्लास में आपको बता देना है कौन सी डिवीज़न आई, मतलब कि क्या रैंक आई आपकी, मतलब कि आप पहले पोजीशन पूछी जाती है क्लास के अंदर आपकी क्या आई वो आपको बतानी। कौन से साल में आपने इस चीज़ को किया वो आपको यहाँ बताना होता है कि आपने कौन से साल में अपना 10th किया और किस मंथ में किया। इस तरीके से आपको वो डिटेल बतानी है। अब देखिए, ऐड क्वालिफिकेशन में अब आपको एचएससी की डिटेल डालनी है। यहाँ आपको ऊपर दिख जाता है एचएससी। एचएससी होता है आपका क्लास 12th का डिटेल, वो आपको बता देना आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा करा या फिर अपना 12th करा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले वो होते हैं जो डायरेक्ट 10th के बाद अपना डिप्लोमा कर लेते हैं, अपना 12th क्लास नहीं करते हैं, तो वो एचएससी वो अपना डिप्लोमा चूज़ करेंगे। हालांकि जिन्होंने 12th करा वो एचएससी सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। स्टेट बोर्ड आपको बताना है ऑल इंडिया या फिर आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कोई ऐसा स्टेट का बोर्ड था। बोर्ड का नाम बता देना होता है आपको, जो भी आपका बोर्ड का नाम था। जैसे मेरा सीबीएसई था उस तरीके से। अब स्ट्रीम बतानी होती है आपको। डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी एक स्ट्रीम है, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग वो हो गया जिन्होंने अपना 12th नहीं करा है, तो उनके लिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब देखिए, इस तरीके से आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल इन सब के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैंने साइंस से करा और यहाँ पे पास्ड लिखा आएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ही इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर और या फिर पास्ड मांगा जा रहा है। सीट नंबर आपका हो जाएगा आपके क्लास 12th का रोल नंबर, वो आपको यहाँ डालना है। फिर आपको बताना है कि आपके आउट ऑफ मतलब कि टोटल मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स जो है आपके क्लास 12th में आए वो आपको यहाँ बताने हैं। जैसे 93% मेरी यहाँ पे बन गई ऑटोमेटिकली इस मार्क्स से जो मैंने यहाँ पे डाले हैं अपने क्लास 12th के। फिर यहाँ डिवीज़न डाल दूंगा मैं कि मेरी कितनी डिवीज़न आई थी, मतलब मैं फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, वो डिवीज़न होती है, उसको आपको डालना होता है। फिर कौन सी साल में आपने जो अपना क्लास 12th करा था वो डालना है। साल के साथ आपको अपना यहाँ पे वो भी डालना है किस ईयर में किया था आपने क्लास 12th अपना, वो डाल के आपको इस तरीके से सेव करना है। अब ऐड क्वालिफिकेशन एक और बार करूँगा मैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल मांगी जा रही है। यहाँ पे क्या बोला देखिए, कैंडिडेट टू फिल इन एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल ईयर सेमेस्टर टेकन टुगेदर। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे if the candidate fill in wrong marks in spite of the instruction we will responsible for the same। ही विल मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आपने बोला गया आपने अगर गलत मार्क्स डाले, अपने नंबर गलत डाले, तो आगे चल के जब पता लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा एडमिशन के टाइम पे, तब ये एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए, आपका ग्रेजुएशन में तो अंडर ग्रेजुएशन ही आएगा, और डिग्री में यहाँ पे आपके पास आपको बताना है आपने किस कोर्स के अंदर डिग्री करी है। ये सारे कोर्स जितने यहाँ पे लिस्ट में आ रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट जो हैं अपना MAH, CET, LLB एग्ज़ाम दे सकेंगे, और ये सारे जो हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि जिसने BA करा है, BAF करा है, BA MS, BArch, BBA, BBI, BBM, BCA जिसने भी करा है वो सारे जो है LLB का एग्ज़ाम दे सकेंगे।
आप अदर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें आपका कोर्स का नाम नहीं है। तो इसके अलावा जिनका भी कोर्स है तो वो भी अपना दे सकते हैं इस एलएलबी के एग्ज़ाम को। तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने बीसीए करा है तो मैं बीसीए का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। अब मेरे को यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी का स्टेट कि कौन से स्टेट में है वो यूनिवर्सिटी जिससे मैंने अपना बीसीए करा। तो मैंने दिल्ली से करा। इस तरीके से आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। आउटसाइड इंडिया के भी आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे चल जाएगा। हालांकि मैंने क्या बोला था आपको, नागरिकता आपकी इंडिया होनी चाहिए, मतलब आप होने भारत के चाहिए। हालांकि आपने अगर अपना कोर्स जो है ग्रेजुएशन का वो भारत के बाहर से करा है तो भी चल जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है। जैसे दिल्ली में कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये आपको एक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे तो आपको, जैसे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। मैं लेकिन अदर करूँगा तो मेरे को यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बताना पड़ेगा जिससे मैंने अपना जो है बीसीए करा है। इस तरीके से मैं बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ग्रेजुएशन या पासिंग और अपीयर। आपको बताना है आप अपीयरिंग स्टूडेंट है या पास्ड है। अगर आप पास्ड होंगे तो आपको अपने यहाँ पे मार्क्स बताने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए मार्क्स कितने बताने हैं, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल ईयर्स और सेमेस्टर, मतलब कि सारे सेमेस्टर के मिला के टोटल कितने मार्क्स आपके हैं, उसमें से टोटल कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आपको बता देना है। तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका अभी अपीयर्ड है, मतलब आप लास्ट ईयर में हैं अपने ग्रेजुएशन में, तो आपको यहाँ पे कोई डिटेल यहाँ पे नहीं देनी होगी वो सारी, क्योंकि अभी आपके रिजल्ट में जो है टाइम बचा हुआ है तो इस वजह से वो चीज़ आपको नहीं देनी। इस तरीके से आप सेव कर देंगे। ये तीनों डिटेल आपकी यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके सेव हो जाएंगे। ये क्वालिफिकेशन डिटेल हमने डाली थी। अब हमें एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने हैं। हम देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि ये एग्ज़ाम आपके महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, बहुत सारे स्टेट में होने वाला है ये एग्ज़ाम। हालांकि आपको देखिए जैसे कि दिल्ली का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली के अलावा किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहला सेंटर आपको परमानेंट वही मिलेगा, उस स्टेट का वो फाइनलाइज होगा। सपोज मैं दिखा देता हूँ आपको एक चीज़, यहाँ पे हर स्टेट में एक एक सेंटर आपको दिख रहा होगा। झारखंड में रांची दिख रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में 2 सेंटर आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। देखिए महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा सेंटर इसलिए हैं क्योंकि कॉलेजेस महाराष्ट्र के में ही हैं ये सारे, जिनके एडमिशन के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, इस वजह से इतने सारे उसके सेंटर हैं। सपोज़ देखिए मैंने जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू करा तो यहाँ पे जम्मू एक मेरा पहला प्रेफरेंस हो गया। मैं इस तरीके से बाकी 2 अपने चॉइस चुन सकूँगा अपने सेंटर के लिए। तो इस तरीके से आपको अपना सेंटर चूज़ करना है। अपने स्टेट के पहले सेंटर चूज़ करना है आपको, उसके बाद उस स्टेट का सेंटर चूज़ करना है जो आपके पास पड़ेगा, जिससे कि आप आसानी से अपना एग्ज़ाम जो है दे सकें। तो इस तरीके से मैं अपने सारे जो सेंटर हैं वो यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 बाय 1। उसके बाद देखिए मैंने चुना है दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ और पटना। लखनऊ उत्तर प्रदेश और पटना बिहार, और दिल्ली जो है दिल्ली एनसीआर, दिल्ली जो आपका स्टेट है, यानी कि आपका जो दिल्ली आपका कैपिटल है इंडियन नेशन का, उसके अंदर आपका ये जो है सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अपना चुन लिया सेंटर। आपको अपना सिलेक्ट करना है सेंटर इसी तरीके से। फिर फाइनली आपको अपना जो है फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटोग्राफ मैंने आपको बताया 50 KB से अंदर आपका फ़ोटोग्राफ का साइज़ जो है वो होना चाहिए। 50 KB जो है मैक्सिमम इन्होंने बोला है कि 50 KB से अंदर अंदर अपना साइज़ रखो अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का। इस तरीके से आपको अपना कर देना है फ़ोटोग्राफ भी अपलोड। सेम इसी तरीके से हम अपना जो सिग्नेचर है उसको भी अपलोड कर देंगे। देखिए मैंने आपको बताया JPG और JPEG, ये दोनों फॉर्मेट जो आपके चल जाएंगे। इनमें से कोई भी फॉर्मेट होगा तो आप अपना इमेज और साइन अपलोड कर सकेंगे। इस तरीके से मेरा सिग्नेचर आ गया, मैंने उसे अपलोड कर दिया है। आप वीडियो भी देख सकते हैं इसके ऊपर, जो आपके अगर फॉर्मेट में कोई भी दिक्कत हो रही है आपको चेंज करने में तो आप कर सकेंगे आसानी से। एक आईडी प्रूफ आपको देना है, इसमें तो कोई भी हो सकता है, वो आपको आईडी प्रूफ देना होगा, यहाँ पे अपलोड करना होगा उसे। उसका फॉर्मेट जो होगा आपका वो PDF फॉर्मेट होना चाहिए, जैसा कि बोला भी गया है इन्होंने कि वो फॉर्मेट PDF होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं KCET ये मेरा जो है अपलोड हो गया है, ये PDF फाइल है, ये फाइनली यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ये मैंने एक आईडी प्रूफ के बेस पर ये दिया। इस तरीके से आपको देना होगा और सेव एंड प्रोसीड करेंगे। फाइनली अब आपका एग्जाम का फॉर्म जो है वो आपके सामने दिख रहा होगा विद एप्लीकेशन नंबर साथ में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब एक एक चीज़ आप चेक कर सकेंगे अपनी सारी डिटेल। कुछ भी करेक्शन हो तो आप इस पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं उस डिटेल के लिए। जैसे मानिए मेरे को कैंडिडेट टाइप में अपनी डिटेल चेंज करनी है, क्योंकि मैं मान लीजिए मैंने गलती से भर दिया कि मैं महाराष्ट्र के बाहर का हूँ, एक्चुअल में मैं जो है महाराष्ट्र स्टेट से ही हूँ। तो फिर मेरे को यहाँ पे चेंज करना होगा, तो मैं इसको दबा के
इस पर क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर दूंगा और अपनी डिटेल को महाराष्ट्र के हिसाब से सेट कर दूंगा कि महाराष्ट्र स्टूडेंट के हिसाब से। इस तरीके से आप अपनी हर चीज़ जो है चेंज कर सकेंगे आसानी से। फाइनली उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे करना होगा, क्लिक यस करेंगे आप। आपको अब 800 रुपीज़ पे करने हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे 800 रुपीज़ वो पे करेंगे जो OMS स्टूडेंट है, और जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है रिजर्वेशन में उनको 600 रुपीज़ पे करने हैं। इस तरीके से आपकी फ़ीस पेमेंट होगी। यहाँ पे आप टिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके आपको अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए मैंने आपको बताया था ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आपको बोला जा रहा है पे लेटर, मतलब आप पेमेंट बाद में करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। तो आप पीछे सिंपल हट जाएंगे तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकेंगे, कार्ड से भी कर सकते हैं, QR से भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सपोज़ मैं यहाँ पे QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको स्कैन करूँगा और फाइनली ये पेमेंट मैं कर दूँगा। ये एक्स्ट्रा चार्ज आपका होगा सर्विस चार्ज GST, जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका पेमेंट फाइनली यहाँ से आपका हो जाएगा और फॉर्म फाइनली सबमिट आपका यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका स्टेटस पास हो जाएगा, पेमेंट स्टेटस पास्ड लिखा आएगा पेमेंट हो जाने के बाद। और फाइनली आपका फॉर्म जब आएगा, आपको यहाँ लॉग आउट की जगह यहाँ पे आपको फॉर्म दिखेगा स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर फॉर्म दिखेगा। और फॉर्म के बाद फॉर्म के सही ऊपर आपको लॉग आउट की जगह यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उससे आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकेंगे फाइनली। इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा MAH CET LLB के एडमिशन के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।